हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोर शाला। इस वीडियो के अंदर अपन करंट चैलेंजेस फेसिंग इकोनॉमी का जो चैप्टर है, इसका एक टॉपिक विच इज एम्प्लॉयमेंट, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं विद सोल्यूशन जो मैं आप लोगों ने लेके आई हूँ, इसको मैं आपको समझा भी देती हूँ, जिससे कि आपका जो रिविजन है इस चैप्टर का वो भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका एनसीईआरटी जो सोल्यूशन है वो भी आप समझ जाओगे। ओके, तो चलिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर है, इट सेज हु इज अ वर्कर। वर्कर कौन होते हैं? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, वर्कर कौन होते हैं। सो एक वर्कर कौन होता है? ये एक ऐसा इंडिविजुअल होता है हु इज डूइंग सम प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू अर्न अ लिविंग। तो एक इंडिविजुअल जो कि कुछ ऐसा काम कर रहा है, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम कर रहा है जिसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं और उससे वो अपना जीवन चलाता है। सो दैट पर्सन इज नोन एज अ वर्कर। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है? देखो, हमारी जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, अब अगर अपन ये कहें कि टोटल जो भी हमारी पॉपुलेशन है वो सब वर्कर है, तो ये तो बिल्कुल भी मतलब ये बात तो बिल्कुल भी जमने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी टोटल पॉपुलेशन में बहुत से बच्चे भी होते हैं, बहुत से बुजुर्ग भी होते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कि काम करने के योग्य नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको काम मिल नहीं पाता। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा अगर अपन ये बोलें कि हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन होगी, है ना। तो ये तो होता नहीं है। तो देखो, वर्कफोर्स पॉपुलेशन रेशियो या फिर वर्कफोर्स पॉपुलेशन रेट, यानी कि पार्टिसिपेशन रेशियो, जिसके अंदर अपन क्या देखते हैं, अपनी टोटल पॉपुलेशन में से वो लोग जो कि काम कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में हमारी वर्कफोर्स है, इनटू 100। ये तो हमारा हो गया इसका फॉर्मूला। देखो, पार्टिसिपेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन व्हिच इज एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन में से वो पॉपुलेशन जो कि एक्चुअली किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? वर्कर पॉपुलेशन कहते हैं। ओके, या फिर वर्कफोर्स कहते हैं। अब ये इसका जो रेशियो कैसे निकालना है, ये इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। इट इंडिकेट्स द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे देश के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट जिनके पास में है, और कितने ऐसे लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं। तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो हमको इससे पता लगता है। अ हाई रेशियो मीन्स दैट मोर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री। जिस भी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में अगर एम्प्लॉयमेंट होगा, तो हम यही समझ के चलेंगे ना, हम यही अज्यूम करेंगे कि भैया वहां का जो प्रोडक्शन है, वहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हैं, वहां का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, है ना। और जिस कंट्री के अंदर पार्टिसिपेशन रेशियो कम होगा, वर्कफोर्स कम होगी, तो वहां पे हम यही सोचेंगे कि भैया वहां पे जो है वो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके पास में काम नहीं है। करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 सेज आर द फॉलोइंग वर्कर्स। अब इनमें से वर्कर्स कौन कौन से हैं? अ बेगर, अ थीफ, अ स्मगलर, अ गैम्बलर एंड व्हाई। अब इनमें से वर्कर्स कौन से और क्यों है ये आपको बताना है। सो नो, देयर आर नॉट वर्कर्स बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे बेगर, बेगर कौन होते हैं? भिखारी जो होते हैं। क्या ये किसी भी तरीके की प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, या क्या ये किसी भी तरीके का प्रोडक्शन करते हैं? नहीं, ये क्या कर रहे हैं? भीख मांग के अपना पेट पालते हैं। थीफ, चोर, चोर का भी यही काम है। चोर किसी भी तरीके की प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसका किया हुआ काम किसी भी तरीके से हमारी इकोनॉमी की इनकम में काउंट नहीं होता है। सेम goes with smuggler and same goes with gambler। तो इनमें से कोई भी वर्कर काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जुड़े हुए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड मैन आउट। ओनर ऑफ अ सैलून विथ मोर देन 10 एम्प्लॉयज, अ कॉबलर, a cashier in a mother dairy, a tuition master, transport operator and construction worker। अब इनमें से जो भी odd one out है वो अपने को बाहर करना है। तो देखो वापस, ओनर ऑफ अ सैलून विथ मोर देन 10 एम्प्लॉयज, एक ओनर है सैलून का जिसके अंदर में 10 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। एक कॉबलर है, कैशियर इन मदर डेयरी, मदर डेयरी के अंदर एक कैशियर है, ट्यूशन मास्टर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एंड द लास्ट वन इज कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो इनमें से कौन सा बिल्कुल बाहर है? द ओनर ऑफ द सैलून। ओके, तो जो ओनर है सैलून का वो बिल्कुल
बाहर है इसमें से, जो ऑड वन आउट है वो कौन सा है, ओनर ऑफ अ सैलून। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूली इमर्जिंग जॉब्स आर फाउंड आउट मोस्टली इन द सेक्टर। अब इन दोनों के अंदर में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर? तो आज के टाइम के हिसाब से अगर अपन देखा जाए तो सर्विस सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ओके, so the correct answer is service. Okay, so next question is an establishment with 4 hired workers is known as formal या informal sector establishment. देखो, अब इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये है कि जो भी फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं उनके अंडर में मिनिमम 10 वर्कर्स तो वर्क करते ही हैं, और जो इनफॉर्मल होते हैं उनके अंडर में 10 से कम वर्कर्स हायर करते हैं वो। तो अब इसके अंदर कितने हैं, 4 हायर्ड वर्कर्स। तो दिखती सी बात है, ये कैसा है, कैसा एस्टेब्लिशमेंट है, ये इनफॉर्मल है। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट इज राज इज गोइंग टू स्कूल। व्हेन ही इज नॉट इन स्कूल यू विल फाइंड हिम वर्किंग इन हिज फार्म। तो क्या है कि राज स्कूल का बोल के स्कूल निकला है, लेकिन वो स्कूल में नहीं है, वो किसी फार्म में काम कर रहा है। कैन यू कंसिडर हिम एज अ वर्कर? व्हाई? क्या आप उसको एज अ वर्कर कंसिडर करोगे या फिर नहीं करोगे, और क्यों? सो राज इज डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड। यहाँ पे देखिए, जो राज है वो क्या है, वो डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड है। तो बेसिकली यहाँ पे अपन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये मैं एक बार आपको समझाती हूँ। देखो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जितने वर्कर्स की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा वर्कर्स वहां पे एम्प्लॉयड है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू जरा समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक फार्म है, ठीक है, और उस फार्म में 4 लोग काम करते हैं। ठीक है, चलो 3 लोग काम करते हैं इस फार्म में, और ये 3 लोग काम करके जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं सपोज 50 kgs का। अब राज निकला है स्कूल का बोल के, लेकिन स्कूल नहीं जाकर के वो इस फार्म पे आ गया है काम करने के लिए। तो यहाँ पे राज को भी मैं इंक्लूड कर देती हूँ। तो राज भी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्शन आ रहा है वो 50 kgs का ही हो रहा है। तो राज यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है कि वो काम कर रहा है, लेकिन राज बेसिकली यहाँ पे किसी भी तरीके का उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। तो जब सिर्फ हमें ऐसा दिखता है कि द वर्कर इज वर्किंग ओवर हियर, बट उसका जो आउटपुट है उसके अंदर किसी भी तरीके का एडिशनल नहीं होता है, तो उसको ऐसी सिचुएशन को अपन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जहां पे वर्कर्स हमें अज्यूम होते हैं दैट दे आर वर्कर्स, दे आर वर्किंग, बट रियलिटी में उनका होना या ना होना उस सिचुएशन के अंदर किसी भी तरीके से वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज Compared to urban women, more rural women are found working. So urban women से ज्यादा rural women जो होती हैं वो working होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, rural areas में basically क्या होता है कि rural areas के अंदर ना मोस्टली लोगों के घरों में मेंबर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे इतने लोग होते नहीं हैं। जो आदमी होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, अब क्योंकि वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो भी ऐसा काम करते हैं जिससे उनकी इतनी बड़ी सारी फैमिली का पेट आसानी से नहीं भर सके। तो बिना किसी झिझक के औरतों को घर से बाहर निकलना पड़ता है काम करने के लिए। अब देखो, उनके पास में कोई इतनी अच्छी डिग्रीज मोस्टली होती नहीं है, इतने अच्छे स्कूल से वो पढ़ी लिखी होती नहीं है, तो उनके लिए ऐसा होता है कि जो काम वो उनको मिलता है वो कर लेती है। चाहे किसी के फार्म पे कोई काम मिल रहा है, चाहे किसी के घर में कोई काम मिल रहा है मेड का, तो वो उस काम को वो कर लेती हैं। ठीक है, ताकि उनका जो बड़ा परिवार है उन सबको अच्छे से जिन जिन चीजों की जरूरत है उन सबको वो प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, सो पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन इज हायर इन रूरल एरियाज कंपेयर्ड टू अर्बन एरियाज। इट इज बिकॉज इन रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में क्या होता है, पॉवर्टी फोर्सेस वुमेन टू सीक एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा होती है जिसको खत्म करने के लिए जो वहां की औरतें हैं वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ती हैं, रोजगार की तरफ वो बढ़ती हैं। विदाउट एजुकेशन वुमेन इन रूरल एरियाज फाइंड ओनली लेस प्रोडक्टिव जॉब्स एंड गेट लो वेजेस। तो बिना एजुकेशन के जो वहां की औरतें होती हैं उनको ऐसे काम मिलते हैं जहां पे ऐसे काम मिलते हैं जहां पे उनको जो वेजेस है वो बहुत ही कम दी जाती है, और इनके जो जॉब्स होते हैं वो इतने प्रोडक्टिव भी नहीं होते हैं। वहीं पे अर्बन एरियाज के अंदर क्या होता है, जो आदमी होते हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वही इतना अच्छा खासा कमा लेते हैं कि औरतों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इन अर्बन एरियाज मेन आर एबल टू अर्न हाई इनकम, सो दे डिस्करेज फीमेल मेंबर्स फ्रॉम टेकिंग अप जॉब। तो मोस्टली फिर लेडीज को यही कहा जाता है कि भाई तुम घर में रहो, घर वालों की देख रेख करो, घर संभालो। ठीक है,
तो ये चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सेज मीना इज अ हाउसवाइफ। मीना एक लड़की है जो कि एक हाउसवाइफ है। बिसाइड्स टेकिंग केयर ऑफ हाउसहोल्ड कोर्स शी वर्क्स इन अ क्लॉथ शॉप व्हिच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय हर हस्बैंड। तो घर परिवार का ध्यान रखने के अलावा वो एक क्लॉथ शॉप में वर्क करती हैं जो कि उसके हस्बैंड की ही है, ठीक है। नाउ कैन शी बी कंसिडर्ड एज अ वर्कर और व्हाई? तो यहाँ पे क्या उसको एज अ वर्कर कंसिडर किया जाएगा और नहीं, ये किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, पहले तो ये बताना है और क्यों, ठीक है। तो मीना इज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मीना यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। शी इज वर्किंग इन अ हस्बैंड्स क्लॉथ शॉप, शी विल नॉट गेट सैलरी। अब यहाँ पे वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है, यानी कि उसके पति का बिजनेस है, तो दिखती सी बात है वो उसका भी बिजनेस हुआ तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हुई। तो अब जो जिसका खुद का बिजनेस होता है तो वो खुद को तो क्या ही सैलरी देगा, सब कुछ उसी का ही होता है। तो शी इज सेल्फ एम्प्लॉयड। अब क्योंकि यहाँ पे शी इज वर्किंग इन हर हस्बैंड्स क्लॉथ शॉप तो शी विल नॉट गेट सैलरी, तो उसको सैलरी नहीं दी जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड मैन आउट। रिक्शा पुलर हु वर्क्स अंडर रिक्शा ओनर, फिर मैसन, मैकेनिक शॉप वर्कर एंड शू शाइन बॉय। अब इनमें से जो भी ऑड मैन आउट है उसको हमें बाहर करना पड़ेगा। तो शू शाइन बॉय जो जूते चमकाता है ना, जो लड़का ऐसे रोड पे बैठा रहता है, तो वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। ही इज द ऑड वन आउट ओवर हियर, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्या है कि ये जो तीन है ये किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, और जो शू शाइन बॉय है मतलब ये एक अच्छी खासी दुकान लेकर के बैठे हैं ये लोग। और जैसे जो रिक्शा पुलर है, हालांकि वो भी मेहनत करके कमा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ऑड मैन आउट। अब यहाँ पे जो भी ऑड है वो अपने को आउट करना है। सो पहले है रिक्शा पुलर हु वर्क्स अंडर अ रिक्शा ओनर। एक रिक्शा पुलर है जो कि रिक्शा ओनर के अंडर में वर्क करता है। मैसन, मैसन कौन होते हैं? जो मिस्त्री होते हैं वो। मैकेनिक शॉप वर्कर, एक मैकेनिक शॉप वर्कर है। और द लास्ट वन इज शू शाइन बॉय, जो जूते चमकाते हैं ना, वो छोटे छोटे लड़के होते हैं वो। तो अब इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है तो ये आपको देखना है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आप इसके अंदर ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ये है जो रिक्शा पुलर है ये किसी के अंडर में वर्क कर रहा है तो ये वर्कर हो गया। मेसन जो मिस्त्री होता है वो भी किसी के अंडर में वर्क करता है, ठीक है। मैकेनिक शॉप वर्कर, अब मैकेनिक शॉप का वर्कर है तो ये भी किसी के अंडर में वर्क कर रहा है। लेकिन शू शाइन बॉय जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसीलिए इसको हम यहाँ से ऑड वन आउट कर देंगे, क्योंकि ये तीनों तो एक ही कैटेगरी में है और ये अलग है, ठीक है। सो ही इज द ऑड वन आउट ओवर हियर, ऑलराइट। चलिए, द फॉलोइंग टेबल शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया फॉर ईयर्स 1972 एंड 73। अब इस टेबल के अंदर आपको वर्कफोर्स देखने को मिलेगा of the year 1972-73. Analyze it and give reason for the nature of workforce distribution. अब इसको एनालाइज करना है और जिस तरीके का इसका नेचर है उसके लिए हमको रीजन देना है। You will notice that data is pertaining to the situation in India 30 years ago. ओके तो 30 साल पहले का डेटा है ये ऑलमोस्ट, तो उस हिसाब से आपको अपनी सोच बतानी है। सो देखो, प्लेस ऑफ रेजिडेंस वर्कफोर्स इन मिलियन। सो रूरल एरियाज के अंदर मेल जो थे उनका वर्कफोर्स कितना था 125, फीमेल का कितना था 70 और टोटल कितना था 195। अर्बन एरियाज के अंदर मेल कितने थे 32, फीमेल 7 और टोटल 39। ओके Now, in 1972-73, out of total workforce of 234 million, 195 million was in rural areas and 39 million in urban areas. So, total workforce में से कितने थे 195 जो थे वो तो रूरल एरियाज के अंदर वर्कफोर्स थी और 39 मिलियन कहाँ पे थी अर्बन एरियाज में वर्कफोर्स थी। टोटल वर्कफोर्स का बता रहे हैं अपन, ठीक है। इट शोज 83 वर्कफोर्स लिव्ड इन रूरल एरियाज। जेंडर डिफरेंस वर ऑल्सो ऑब्जर्व। अब यहाँ पे जेंडर डिफरेंस भी आपने देखा होगा। रूरल एरियाज, इन रूरल एरियाज मेल अकाउंटेड फॉर 125 मिलियन वर्कफोर्स एंड विमेन 70 मिलियन ऑफ वर्कफोर्स। वहीं पे अर्बन एरियाज में 32 मिलियन मेल formed the workforce, whereas women workforce was only 7 million. In the country, only 77 million female workers were there as compared to 157 million males workers. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब रेशियो देखो कि मेल कितने हैं 157 और फीमेल वर्कर्स कितनी है 77 मिलियन। ओके, इन अदर वर्ड्स 32% ऑफ फीमेल वर्कर्स वर देयर, सिर्फ 32% फीमेल वर्कर्स थी और 68% मेल वर्कर्स थे। इफ the male workers were there in the country 1972-73, तो उस दौरान पे क्या था कुल मिलाकर के 68% मेल वर्कर्स एंड 32% फीमेल वर्कर्स थी। ओके,
द डेटा शोज, अब इस डेटा को देख के हम क्या पता लगा सकते हैं, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग किससे जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। मोर मेल वर्कर्स बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, और दोनों ही में ही ज्यादा वर्कफोर्स किसका है, अगर जेंडर वाइज देखा जाए तो मेल का ज्यादा है। लेस फीमेल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ऑल्सो फीमेल वर्कर्स वर मच लेसर इन अर्बन एरियाज, और फीमेल वर्कर्स बहुत ज्यादा कम होती थी इन अर्बन एरियाज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 says the following table shows the population and worker population ratio of India in 1999 and 2000. Can you estimate the workforce urban and total for India? अब ये भी अपने पास में रूरल, अर्बन और टोटल दे रखी है, और यहाँ पे भी अपने को क्या एस्टिमेट करना है, यहाँ पे भी अपने को वर्कफोर्स से एस्टिमेट करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे रूरल, अर्बन एंड टोटल, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन इन क्रोर्स, सो 71.88 crores, वर्कर्स पॉपुलेशन 41.99, एस्टिमेटेड वर्कर्स इन क्रोर यहाँ पे कितना हो गया, 30.12। इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको एक कॉलम कैलकुलेट करके दिखाया गया है, अब आपको यहाँ पे अर्बन का कैलकुलेट करना है और टोटल अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर लेंगे फॉर अर्बन। अर्बन में देखिए कितना है, 28.52, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 33.7, यानी कि एस्टिमेशन पॉपुलेशन, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन क्रोर्स एंड वर्कर्स पॉपुलेशन, टोटल वर्कर्स पॉपुलेशन। तो जो टोटल वर्कर्स पॉपुलेशन है वो इधर आ जाएगी, और एस्टिमेशन जो अपन को एस्टिमेट करना है ऊपर, और नीचे अपना यहाँ पे 100। तो इस तरीके से अपन 9.61 crores और टोटल वर्कफोर्स अपन इस तरीके से इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो टोटल वर्कफोर्स अपने पास में निकल के आ जाएगी। किन दोनों को, इसको और यहाँ पे जो अपना निकल के आया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल वर्कफोर्स अपने पास में निकल के आ जाएगी। इजी है, जनरली इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में इतने पूछे जाते नहीं है, बट ठीक है, अगर आपके एनसीईआरटी में गिवन है और अगर इससे आपको कुछ चीजें समझ में आती हैं या फिर कुछ चीजें आपके दिमाग में क्लियर होती हैं, तो व्हाई नॉट टू डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर वैसे अपन ने कुछ किया नहीं है। एस्टिमेशन ऑफ, पहले तो क्या चीज हमें एस्टिमेट करनी है, अपॉन 100 इंटू वर्कर्स पॉपुलेशन, ठीक है, इस तरह ये आपका फॉर्मूला रहेगा, और इस तरीके से अपन ने यहाँ पे निकाल देना, और टोटल निकालने के लिए इन दोनों को अपन को प्लस कर देना है, ठीक है। चलिए, सो व्हाई आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज मोर इन अर्बन एरियाज देन इन रूरल एरियाज। अब अर्बन एरियाज में जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स होते हैं वो ज्यादा क्यों होते हैं कंपेयर टू रूरल एरियाज, इसके बारे में आपको बताना है। सो देखो, इन अर्बन एरियाज अ कंसिडरेबल सेक्शन इज एबल टू स्टडी इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो, अर्बन एरियाज में क्या होता है, अगर एजुकेशन की अगर अपन बात करें तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे लोग अलग अलग तरीके की पढ़ाई करते हैं, लेकिन रूरल एरियाज के अंदर बहुत से लोगों के एक्सेस में ही नहीं है एजुकेशन, तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। अब जहां पे उनको काम मिलता है वो उसी के अंदर घुस जाते हैं, जिस फैक्ट्री में काम मिला, जहां पे काम मिला उनको तो वो इतने, मतलब एक परमानेंसी जो होती है ना वर्कर्स की, वो रूरल एरियाज में थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। अर्बन पीपल हैव अ वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो, अर्बन लोगों के पास में, अर्बन एरियाज के जो लोग हैं उनके पास में बहुत ही अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज होती है वर्क की। दे आर एबल टू लुक फॉर एन अप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशंस एंड स्किल। अब जिस भी चीज की उन्होंने पढ़ाई करी है, जिन भी चीजों की स्किल्स उनके अंदर है, वो उस अकॉर्डिंग उनको जॉब आसानी से मिल जाती है। लेकिन रूरल एरियाज में क्या होता है, पीपल कैन नॉट स्टे एट होम एज दे आर इकोनॉमिकली पुअर। रूरल एरियाज में क्या होता है कि लोग अपने घरों में नहीं बैठ सकते, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी गरीब है। अब उनको कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा ना अपने परिवार का पेट पालने के लिए, तो उनको जो काम मिलता है वो उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई आर लेस women फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो विमेन रेशियो है वो इतना कम क्यों है? सो फीमेल वर्कर गिव प्रेफरेंस टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, फीमेल वर्कर्स जो होती है ना वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में, चाहे छोटा बड़ा कैसे भी, लेकिन वो चाहती होती है, मोस्टली ऐसी फीमेल वर्कर्स होती हैं जो कि चाहती है कि हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। देन टू हायर्ड एम्प्लॉयमेंट, इट इज बिकॉज विमेन बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज आर लेस मोबाइल एंड दस प्रेफर टू एंगेज देमसेल्फ इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब इसके पीछे का कारण एक ये है कि चाहे रूरल हो चाहे अर्बन एरियाज हो, नो मैटर्स, लेकिन विमेन का क्या होता है कि जैसे अब किसी की अगर जॉब लगी है, ठीक है, परमानेंट जॉब लगी है, तो हो सकता है उनको पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह मिले। अब ये सारी औरतों के लिए फिजिबल नहीं होता है कि भाई उनकी फैमिली उन्हें अलाउ करे, या फिर वो अपने घर परिवार को छोड़ करके जहां पे भी उन्हें पोस्टिंग मिली है वहां पे वो उसको ज्वाइन कर लें। तो ये सबके लिए नहीं होता है। जिनके लिए होता है वो करती हैं, लेकिन जिनके लिए नहीं होता है फिर वो क्या करती हैं कि फिर वो खुद का बिजनेस क्रिएट करती हैं। सो दिस इज द रीजन। Analyze the recent trends in the sectoral distribution of workforce in India. अब यहाँ पे
सेक्टर वाइज जो वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने को बताना है कि भाई प्राइमरी सेक्टर में वर्कफोर्स कितनी है, सेकेंडरी में कितनी है और टर्शरी में कितनी है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। रीसेंट ट्रेंड, द डेटा इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज फॉर द ईयर 1999 एंड 2000। ठीक है, अब ये जो डेटा है वो इस ईयर का है। इंडस्ट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इज 37.1% ऑफ वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, मतलब इस ईयर के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन का 37.1% पॉपुलेशन किससे जुड़ी हुई थी? प्राइमरी सेक्टर से। 18.7% ऑफ वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर। देन 44.2% वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन टर्शरी सेक्टर। तो इस दौरान सबसे ज्यादा वर्कफोर्स कौन से सेक्टर से जुड़ी हुई थी? टर्शरी सेक्टर से, फिर उसके बाद में प्राइमरी से और फिर सेकेंडरी सेक्टर से। नाउ एरिया वाइज अगर देखा जाए, अब ये तो अपन ने क्या देखा था? इंडस्ट्री वाइज। एरिया वाइज अगर देखा जाए, रूरल एरियाज के अंदर 77 जो वर्कफोर्स थी वो प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी हुई थी। 11% वर्कफोर्स किससे जुड़ी हुई थी? सेकेंडरी सेक्टर से, और 12% वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर से, एरिया वाइज। अर्बन एरियाज के अगर देखें, 10% of workforce in primary sector, 31% was engaged in secondary sector, and 59% of workforce was engaged in tertiary sector in urban areas. ठीक है? Now, the data reveals that economic backwardness in the country as 60% of the workforce is engaged in agriculture activities. अब ये जो डेटा हमने देखा, इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी टोटल 60% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है। A large proportion of population depend on agriculture for their livelihood. ठीक है, तो मतलब आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की किससे जुड़ी हुई थी उस टाइम पे? एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी, अपने जीवन मतलब अपने जीवन को स्मूथ वर्क करने के लिए। इन अर्बन एरियाज टर्शरी सेक्टर अकाउंट फॉर 59% ऑफ द वर्कफोर्स। इट शोज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द टर्शरी सेक्टर। और अर्बन एरियाज में हमने देखा कि कितनी वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर से जुड़ी थी? अराउंड 59। तो ये चीज क्या शो करता है? डेवलपमेंट और ग्रोथ को कहीं ना कहीं ये शो करता है, ठीक है, ऑफ टर्शरी सेक्टर, एंड द फैक्ट दैट दिस सेक्टर इज एबल टू जनरेट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। और एक चीज ये भी है कि ये भी फैक्ट है कि ये वाला जो सेक्टर है ये क्या क्रिएट करेगा? ये सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, ओके, एंड provide livelihood to 59% of the workforce. It can be concluded that in the urban areas, tertiary sector is the main source of livelihood for majority of workers. और फिर लास्ट में हम यही चीज कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि अर्बन एरियाज के अंदर जिस सेक्टर से ज्यादा लोगों का जीवन चलता है, उनका जो ब्रेड एंड बटर चलता है वो है टर्शरी सेक्टर, ओके, इन अर्बन एरियाज। चलिए, 16th question says, compared to the 1970s, there has hardly been any change in the distribution of workforce across various industries. कमेंट, तो यहाँ पे 1970 से ये बोल रहे हैं कि वर्कफोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू द वर्कफोर्स, ये उसके अंदर कुछ हार्डली ही चेंजेस हुए हैं। देखते हैं। सो इट इज ट्रू that no much change is observed in the distribution of workforce across various industries. It is because अब इसके पीछे का कारण क्या है? The plan did not emphasize the need of development, क्योंकि जो भी प्लानिंग से उसके अंदर डेवलपमेंट को इतने ज्यादा emphasize नहीं किया गया था, इतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया गया था। ओके, डेवलपमेंट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पे, मतलब जब यहाँ पे अपन डेवलपमेंट की बात करें तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे नहीं फोकस किया गया था? एक तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज पे फोकस नहीं किया गया था। स्मॉल स्केल एंड विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, अब ये जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है इसके अंदर भी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी डेवलपमेंट पे इतना फोकस नहीं किया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी तक भी वैसा ही चलता हुआ आ रहा है। नाउ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट इन द लास्ट 50 years employment generated in the country is commensurate with the growth of GDP in India? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या आप इस चीज के साथ में सहमत हैं कि पिछले 50 साल जो भी गुजरे उसके साथ में क्या हुआ है कि हमारा जीडीपी जो है वो तो बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की अगर अपन बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारी इतनी नहीं बढ़ी है। तो क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं? देखो, इस सिचुएशन को पहले अपन किस नाम से जानते हैं? अगर हमारी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है तो दिखती सी बात है ये एक अच्छा ही प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं बढ़ रहा है तो दिस इज द नेगेटिव पॉइंट। तो इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं बच्चों जॉबलेस ग्रोथ, ओके, जॉबलेस ग्रोथ। अब ग्रोथ क्यों?
क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है। और जॉबलेस क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ नहीं रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो जॉबलेस ग्रोथ। तो यहाँ पे या तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा या फिर एग्जैक्टली आपको स्ट्रेट अवे ये पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, सो जॉबलेस ग्रोथ इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच देयर इज एन ओवरऑल एक्सेलरेशन इन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। तो जॉबलेस ग्रोथ कैसे सिचुएशन है जहां पे जो ओवरऑल जीडीपी है वो तो बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो इतनी नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, which is not accompanied by a commensurate expansion in employment opportunities. Okay, this means that in an economy without generating additional employment we have been able to produce more goods and services. तो इसका मतलब क्या है कि हम हमारी इकोनॉमी के अंदर बिना एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब ये हम कैसे कर पा रहे हैं? न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके। हमने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी जिसमें हमें लेबर की इतनी जरूरत नहीं है। नई टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी मदद से हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो क्योंकि हमें लेबर की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है। सिंस द स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 our economy is experiencing a gap between GDP growth rate and employment growth rate, that is jobless growth. So since 1991 jobless growth को हम experience कर रहे हैं। Done. Next question is it necessary to generate employment in the formal sector rather than in the informal sector? Why? तो क्या ये जरूरी है कि हम फॉर्मल सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें रेदर देन इनफॉर्मल सेक्टर? एंड यू हैव टू give a reason to that. So with economic reform in 1991, economic reform 1991 के साथ में there has been a significant rise in informalization of worker. तो 1991 के साथ में यहाँ पे और क्या चीज 1991 रिफॉर्म्स के साथ में और किस चीज को इंपॉर्टेंस मिली? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स को। यानी कि देखो, एक होता है फॉर्मलाइज और एक होता है इनफॉर्मलाइज। फॉर्मलाइज मिला है फॉर्मल से, फॉर्मल सेक्टर से। इनफॉर्मलाइज किससे जुड़ा हुआ है? इनफॉर्मल सेक्टर से। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंस दी गई। सिंस इनफॉर्मल वर्कर फेस अनसर्टेनिटीज ऑफ मेकिंग ऑफ लिविंग, it is surprising that such a high percentage of total workforce prefer to be employed in the informal sector. देखो, वो सारी चीजें सही हैं कि भाई इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर इतनी पेमेंट मतलब पे नहीं करते, इतने सारे बेनिफिट्स नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारी टोटल पॉपुलेशन के ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं। All necessary steps should be taken to generate employment in the formal sector. मतलब जितने भी जरूरी स्टेप्स लिए जा सकते थे फॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के, वो सारे लिए, which is only 7%. ठीक है, एट प्रेजेंट, लेकिन फिर भी वो कितनी है? सिर्फ 7% एट प्रेजेंट। नेक्स्ट इज विक्टर इज एबल टू गेट वर्क ओनली फॉर 2 hours इन अ डे। अब विक्टर नाम का कोई बंदा है, उसको दिन के सिर्फ 2 घंटे ही काम मिलता है। रेस्ट ऑफ द डे ही इज लुकिंग फॉर वर्क, और बाकी पूरे दिन वो काम ढूंढता है। ही इज अनएम्प्लॉयड, वो बेरोजगार है। Why? What kind of job could a person like Victor be doing? और वो बेरोजगार क्यों है और वो किस तरीके का काम कर रहा है? So no, he is employed, वो employed है। क्यों? Because Victor has work for 2 hours, क्योंकि विक्टर के पास में 2 घंटे के लिए तो काम है ना डेली, लेकिन वो डेली है। which he gets paid, जिसके लिए उसको पेमेंट भी मिलती है। he is a casual worker, और ये किस तरीके का वर्कर है? अब वो काम भी ढूंढ रहा है तो वो एक कैजुअल वर्कर है, वो काम कर भी रहा है और दूसरे काम भी ढूंढ रहा है, सो he is a casual worker। और वो वर्कर क्यों है? क्योंकि वो रोज 2 घंटे काम कर रहा है और उस काम करने पे उसको पेमेंट भी दी जा रही है, तो दैट इज व्हाई ही इज अ वर्कर ओवर हियर। नेक्स्ट इज यू आर रेजिडिंग इन अ विलेज, आप एक गांव में रहते हो। इफ यू आर आस्क्ड टू एडवाइज द विलेज पंचायत, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वुड यू सजेस्ट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ योर विलेज? अगर आपको अपने पंचायत में कुछ ऐसे सजेशंस देने हो तो आप अपने विलेज की, आप अपने गांव की गांव को सुधारने के लिए ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि गांव के इंप्रूवमेंट के लिए आप अपने पंचायत के अंदर मतलब आप अपने सजेशंस में बताना चाहोगे? ओके, which would also generate employment, जिससे कि employment भी generate होगा। So diggings of well, फेंसिंग, बिल्डिंग रोड्स एंड हाउसेस एटसेट्रा, तो इन सबसे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, हमारा जो गांव है वो भी थोड़ा सा अच्छा होगा, इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, Who is a casual wage labor? कैजुअल वेज लेबर कौन होता है? तो विक्टर की अभी अपन ने स्टोरी सुनी है, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। सो दोज पीपल हु आर नॉट हायर्ड एट
बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन अ रेगुलर और परमानेंट बेसिस। अब इसके अंदर वो भी लोग आते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे हायर नहीं किए गए हैं एंड डू नॉट गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, और इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं दिए जाते हैं जो कि परमानेंट जो लोग परमानेंट जॉब से जुड़े हुए थे, फॉर्मल सेक्टर से जुड़े, जो उनको मिलते हैं वो इनको नहीं दिए जाते हैं। दे आर सेड टू बी कैजुअल वर्कर्स, इनको ही अपन कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स होते हैं उनका सीन क्या रहता है कि वो कभी किसी साइट पे चले जाते हैं, कभी किसी, मतलब रोज वो घर से निकलते हैं, जहां पे काम होता है वो बस उस काम में लग जाते हैं, फिर अगले दिन फिर वो नया काम ढूंढते हैं, फिर नेक्स्ट डे वो नया काम ढूंढते हैं, ठीक है। हाउ विल यू नो वेदर अ वर्कर इज वर्किंग इन अ इनफॉर्मल सेक्टर? आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो वर्कर है वो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है? तो पहले तो अपन इनफॉर्मल के बारे में ही बात करें क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा वही है। सो इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। देखो इनफॉर्मल सेक्टर कैसा सेक्टर होता है? सबसे पहली चीज तो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है हमारी इकोनॉमी का, which includes all those private sector enterprises which employ less than 10 workers। तो ये ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है जो कि सिर्फ 10 वर्कर्स या उससे कम लोगों को ही एम्प्लॉय करता है अपने अंडर में, ठीक है। लेस देन 10 वर्कर्स, एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल लेबर्स, फार्मर्स, ओनर्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस एटसेट्रा। तो अगर कोई ऐसे किसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो हम कह देते हैं कि वो इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है। The workers of this sector are called informal workers। अब इन सेक्टर्स के अंदर जो वर्कर काम करते हैं, है ना, उनको अपन इनफॉर्मल वर्कर्स कहते हैं। The workers are not entitled to social security benefits। अब इन वर्कर्स को भी किसी भी तरीके के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। The workers cannot form trade union and they are not protected by labor laws। अब इनके लिए किसी भी तरीके के लेबर लॉज नहीं बने हुए हैं, किसी भी तरीके से इनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है बाय ट्रेड यूनियंस। तो ये सारे बेनिफिट्स जिनको दिए जाते हैं वो होते हैं फॉर्मल वर्कर्स। ये सारे बेनिफिट्स जिसके अंदर आते हैं वो कौन सा सेक्टर होता है? वो फॉर्मल सेक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बस यहाँ पे आपका जो एनसीईआरटी क्वेश्चन का सिलसिला है वो करते हैं अब अपन खत्म। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर तो हालांकि इतने क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये बीच बीच वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसलिए और समझा रही थी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट भी होते हैं और इससे आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कवर भी हो जाता है। नो डाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी इस चैप्टर से जुड़े, लेकिन हाँ ये भी आपके लिए बहुत जरूरी थे। तो कैसे लगे आपको ये सारे क्वेश्चन मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे बता सकते हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को तो लाइक करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, और बेल आइकन को भी प्रेस करो। थैंक यू सो मच।